सच बोलना ही कविता है। गांधी जी की एक बात उनकी दूसरी बात से जुड़ी चलती है, और कुछ इसलिए भी कि इन बातों को दोहराकर तुम्हारे मूड को गांधी गांधी जैसी सुगंधी से भर देना चाहता था, जिससे तुम्हें मेरी पहली बात स्मरण हो जाए कि अपनी सौंदर्य चेतना में भी गांधीवाद मूलतः एक नैतिक चेतना ही है। अस्तु, तो अब असली मुद्दे पर आ रहा हूं। मेरी समझ से गांधी जी का सारा साहित्य दर्शन खत्म हो जाता है एक शब्द पर, और वह शब्द है सत्य। फिर हमने पहले वाले लेक्चर में हमने देखा कि गांधी जी को समझने के लिए, गांधी जी के विचारों को समझने के लिए सत्य, अहिंसा और अभय, ये तीन कुंजियां सार्थक साबित होती हैं। इन तीन शब्दों की कुंजी के माध्यम से हम गांधी जी को समझ सकते हैं। लेकिन हर जगह पर हर शब्द प्रबल हो जाता है और दूसरा गौण हो जाता है। तो जब राजनीति की बात आती है तो वहां पर अहिंसा प्रमुख है, लेकिन साहित्य की बात जब आती है तो साहित्य, गांधी जी के साहित्य के बाद का जो निचोड़ है, वो निचोड़ सत्य पर आकर क्या हो जाता है, रुक जाता है। गांधी जी ने एक बार खुद कहा था, जो सच बोलता है वही सबसे बड़ा कवि है। शायद इसीलिए इस निबंध का नाम भी कुबेरनाथ राय जी ने सच बोलना ही कविता है रखा है। यानी सच बोलना ही सबसे बड़ी कविता है। अब इससे बढ़कर और क्या बात हो सकती है रे पुतुल? इतनी साफ, इतनी पारदर्शक और इतनी स्पष्ट, तो भी सुविधा के लिए इसकी कुछ व्याख्या मैं कर देता हूं कि गांधी जी के साहित्यिक दृष्टि का निचोड़ यही है कि सच बोलना ही क्या है, कविता है। सच बोलने वाला ही सबसे बड़ा कवि है। तुम तो जानती हो, क्योंकि संस्कृत तुम्हारा बीए का विषय रहा है, कि कवि के लिए पुराना शब्द ऋषि है। संस्कृत में कवि के लिए पुराना शब्द ऋषि माना गया है, और ऋषि वही होता है जो सत्य का दर्शन करता है और सत्य के मंत्रों, श्लोकों के माध्यम से उद्घाटन करता है। ऋषि द्वारा दृष्ट और अभिव्यक्त सत्य होता है शुद्ध सत्य, अलंकारहीन, स्वाहा शिखा जैसा दीप्त और स्वतः प्रकाशित सत्य। ऐसे ही सत्य की खोज में उसकी शिक्षा तल्लीन रहती है। उसकी सनातन प्रार्थना भी यही रही है, देवता हमें बाह्य रूप में मोहित न करे। हे देवता, तुम अपना आवरण हटाओ, हिरण्यमय माया विकल्प फेंको, मैं तुम्हें शुद्ध, नग्न, भास्वर और शाश्वत रूप में देखना चाहता हूं। यही है भारत की मौलिक कवि दृष्टि। ऐसी दृष्टि वाला पुरुष ऋषि या कवि हो सकता है। हमारा विश्वास रहा है सत्येन धर्म प्रतिष्ठिता, अर्थात जीवन का संपूर्ण संविधान सत्य पर आश्रित होता है। साहित्य भी जीवन से बाहर की चीज नहीं है। इसी से हमारे यहाँ प्रवाद रहा है, ऋषि सत्यवाच्य। जो ऋषि यानी कवि है वो सत्य बोलता है। इसी बात को गांधी जी ने कह दिया, सादे ढंग से कह दिया कि सच बोलना ही सर्वोत्तम कविता है। तो गांधी जी ने जो बात कही है, वो बात का आशय क्या है? उस बात का आशय हमारे पुरातन जीवन संस्कार में छुपा हुआ है। हम संस्कृत में कवि को ऋषि कहते हैं, और ऋषि का मतलब क्या है? सत्य है। तो सत्य से रूबरू कराने वाला, सत्य से पहचान कराने वाला और सत्य बोलने वाला ही कवि है, और सर्वोत्तम सच बोलना ही कविता है। जो सच बोलता है वो ऋषि है, और जो ऋषि नहीं है वो काव्य नहीं कर सकता। ना ऋषि करुते काव्यम, यह है भारतवर्ष का क्लासिकल विश्वास। अपने को ऋषि बनाकर ही कविता करने की क्षमता का आहरण हो सकता है। बिना अपने को ऋषि बनाए अपनी शुश्रूषा को तप की यंत्रणा पर बिना निखारे सच्ची ईमानदारी, सिंसियर रचना नहीं की जा सकती। साहित्य का मानसिक वातावरण का और संस्कार समूह का सृजक होता है। यही उसकी उपलब्धि और दायित्व है।
इस दायित्व का सही निर्वाह अनूर्त पर, झूठ पर, प्रचारवाद पर अपने को प्रतिष्ठित करके नहीं किया जा सकता। गलत निर्वाह चाहे जैसा कर ले। गांधीवादी दृष्टिकोण इस मुद्दे पर आज से चालू प्रतिबद्धता और समांतरता वाले दृष्टिकोण से सर्वतः भिन्न है। साहित्य जनता की ऐशनाओं का भांड या दलाल नहीं होता। विशेषतः वह काव्य जो ऋषि कवि लिखता है, जनता के मनोरंजन या काम पूर्ति के हेतु के लिए नहीं लिखता। उसकी भूमिका एक और होती है, गुरु की भूमिका। यह भूमिका वह समसामयिक नारेबाजी में फंसकर भूल जाएगा। मैं यहाँ पर एक ऐसे गांधीवादी साहित्यकार की बात उपस्थित करना चाहूँगा जिसकी प्रगतिशीलता में कोई संदेह नहीं। वह साहित्यकार है धनपत राय, यानी मुंशी प्रेमचंद। तो गांधी जी की विचार दृष्टि साहित्य को लेकर व्यक्त समझाते हुए वो कहते हैं कि सत्य बोलना ही क्या है? कविता है। सत्य बोलने वाला ही कवि हो सकता है। और फिर जो आजकल जो साहित्य में नग्नता का परिवेश जो आ गया है, झूठ का प्रचारवाद करने की जो भूमिका निभाई जा रही है, इससे अलग उन बातों को नकारते हैं। साहित्य जनता के ऐशनाओं का भांड या दलाल नहीं होता। इनके अनुसार कुबेरनाथ जी जब समझा रहे हैं गांधी के विचारों के माध्यम से, तो वह स्पष्ट रूप में कहते हैं साहित्य जो है जनता की ऐशनाओं का भांड या दलाल नहीं होता। और वो उदाहरण देते हुए कहते हैं कि जो प्रगतिशील विचार को व्यक्त कर रहा है, मतलब ऐसा नहीं है कि जो प्रगतिशील विचार को व्यक्त करता है वो सच्चाई से और ईमानदारी से बात नहीं कर सकता, उसमें कुछ मिलावटपन आ जाता है, कुछ ना कुछ इस प्रकार की चीज़ों को उद्घाटित करना पड़ता है। तो एक उदाहरण के तौर पर वो एक लेखक का नाम दे रहे हैं और वो लेखक हैं प्रेमचंद। गोदान के लेखक जिन्हें उनके ही बेटे ने भाई अमृत राय ने महज कलम का सिपाही ही माना। खैर, वे उनके बेटे हैं और वे अपने बाप को कलम का सिपाही या उसके नीचे कलम का मजदूर कहने का पूरा हक रखते हैं, पर मैं उन्हें सिपाही नहीं, युग दृष्टा और विचारों का उत्प्रेरक मानता हूँ। जाकी रही भावना जैसी वाली बात है। उन्हीं मुंशी जी ने लिखा है, रूस में सोवियत राइटर्स यूनियन है और देशों में है या नहीं मुझे नहीं मालूम, लेकिन मुझे लेखकों को केवल कलमी मजूर समझने में कुछ आनंद नहीं मिलता। उसी तरह जैसे उपदेशक को वाणी का मजूर और राष्ट्र के सेवकों को सेवा का मजूर समझने में कष्ट होता है। लेखक केवल मजूर नहीं बल्कि और कुछ है, वह विचारों का आविष्कारक और प्रचारक भी है। मैंने इस बात को उनकी हस्तलिपि के मुद्रित रूप में पढ़ा है। जाहिर है कि वे लेखक की भूमिका को दृष्टा या ऋषि की भूमिका के रूप में ग्रहण करते हैं, और जब लेखक की भूमिका इतनी बड़ी है तो वह अपने को अनूर्त या अर्ध सत्य या दलगत सत्य या फैशनेबल सत्य को से क्यों प्रतिबद्ध रखेगा? अपने आप को युग दृष्टा मानना, क्योंकि अर्ध सत्य हानिकारक होता है। इसकी महाभारत में पूरी कहानी है अर्ध सत्य को लेकर। अनूर्त दलगत सत्य मतलब वही सत्य जो हमारे दल के पक्ष में होगा वही मैं रखूंगा। फैशनेबल सत्य, आजकल ये साहित्य में इन बातों की तरफ केदारनाथ राय हमें इसलिए ले जा रहे हैं क्योंकि ये साहित्य में आजकल आ चुका है। लेकिन साहित्य लिखने वाला वही लिखेगा, वही सच्चा साहित्यकार है जो शाश्वत सत्य को हमारे सामने रखता है। उसका सत्य दलगत सत्य नहीं हो सकता, उसका सत्य फैशनेबल सत्य नहीं हो सकता, उसका सत्य अर्ध सत्य नहीं हो सकता। जो सच्चा कवि है, जो सच्चा साहित्यकार है, वह शाश्वत सत्य को, वह सही सत्य वास्तविक सत्य को साहित्य पाठकों के सामने रखेगा, अपने रचनाओं के माध्यम से रखेगा। और जब लेखक की भूमिका इतनी बड़ी है तो वह अपने को अनूर्त या अर्ध सत्य या दलगत सत्य या फैशनेबल सत्य के में क्यों प्रतिबद्ध रखेगा?
और जहां तक गांधी जी की बात है, वे तो साधारण राजनीतिक कार्यकर्ता तक के लिए सत्याग्रही होने की शर्त रखते हैं, तो कवि या लेखक या साहित्यकार की तो बात ही नहीं। तो अगर जब हम गांधी जी के विचारों को जानना चाहते हैं, तो गांधी जी ने साधारण से साधारण कार्यकर्ता को सत्याग्रही होने का एक नियम बना रखा था कि सबसे पहले वो सत्याग्रही हो। कि सत्याग्रही का मतलब क्या? सत्य के प्रति आग्रही हो, जो सत्य है उसी के पक्ष में रहने वाला हो। तो एक मामूली कार्यकर्ता के लिए गांधी जी सत्याग्रही होने का आग्रह रखते हैं, तो कवि और साहित्यकार के लिए तो पूछने की बात ही नहीं है। वे साहित्य के कार्यकर्ता के लिए प्रचार, अर्ध सत्य, दल आश्रित सत्य या फैशनेबल चालू बाजारू रुचि पर आश्रित सत्य को कैसे प्रस्तावित कर सकते हैं? तो जो आजकल जो चल रहा है साहित्य के माध्यम से, फिर ऐसे सत्य को वो कैसे हरा झंडा दिखा सकते हैं? वो कैसे उसके लिए हाँ कह सकते हैं? वो कैसे उसके पक्ष में हो सकते हैं? पूरी की पूरी गांधीयाना अर्थात पूरा गांधी यान इसी बात का समर्थक है कि साहित्यकार सत्य के प्रति ईमानदार रहे और सत्य के लिए ही एक सांस्कारिक मानसिक वातावरण तैयार करे, जिससे प्रथमतः मनुष्य को अभय की उपलब्धि हो। यहाँ पर फिर से अभय आ गया, क्योंकि पिछले ही लेक्चर में हमने देखा जो सत्य का आग्रही होता है उसे किसी का डर नहीं रहता, करना ही तो डर काहे का। तो जब हम सांस्कारिक और मानसिक वातावरण तैयार करेंगे सत्य के आग्रही बनकर, तो अपने आप मनुष्य में अभय की उपलब्धि होगी। वो निडर बनेगा, हर चीज से डरने वाला न बनेगा। हम आजकल अपनी बात रखने के लिए भी डरते हैं। किसी भी सरकारी दफ्तर में चले जाइए, अपने हक का काम करने के लिए हम रिश्वत देते हैं, हम वहां पर बोल नहीं सकते क्योंकि उस प्रकार का अभय हमारे अंदर पैदा ही नहीं हुआ है। फिर इतनी सारी शिक्षा ग्रहण करने के बाद में भी हम अगर अपनी बात को रखने वाले नहीं बनते, तो उस शिक्षा के ग्रहण करने का तात्पर्य क्या रह जाता है? किस वजह से हम पढ़ रहे हैं और उस पढ़ाई का फायदा हमारे, अगर जरा वो फायदा ही नजर नहीं आ रहा, तो ऐसे काम करने की आवश्यकता क्या है? तो यहाँ पर गांधी जी के अगर हम विचारों की बात करें, पूरा गांधीयाना इसी के ऊपर निर्भर है, सत्य का आग्रही रहो, क्योंकि जो सत्य का आग्रही रहता है उसके अंदर अभय की उपलब्धि अपने आप हो जाती है। द्वितीयता, मनुष्य के में अंतर्निहित आत्मिक क्षमताओं का विकास हो। यही दो उनके दायित्व हैं जो अन्योनाश्रित हैं। ऐसा ही काम मध्य युग के संत साहित्य ने किया। गांधी जी का मानना क्या है? साहित्यकार क्या करे? सत्य के लिए ही एक सांस्कारिक और मानसिक वातावरण तैयार करे, जिससे इसके कारण सबसे पहले क्या होगा? मनुष्य में, पाठक में अभय की उपलब्धि होगी, और दूसरा अंतर्निहित आत्मिक क्षमताओं का विकास होगा। हमारे जो आत्मिक क्षमताएं हैं उन क्षमताओं का विकास होगा। हमें आज भी मालूम नहीं है, आज हम ग्रेजुएशन लेवल को पढ़ रहे हैं, हमारे अंदर क्या क्षमताएं छुपी हुई हैं उसका बोध ही हमें नहीं है। और जब तक वो बोध नहीं होगा, हम कोई काम करने वाले कैसे बनेंगे? जब मुझे ही मालूम नहीं मेरे अंदर क्या क्षमता, कितनी क्षमताएं भरी हुई है, तो फिर मैं उस प्रकार से कार्य कैसे कर पाऊंगा? लेकिन अगर एक साहित्यकार सत्य के प्रति आग्रही रहेगा, तो ये दोनों चीजें मनुष्य में उपलब्ध हो जाएगी। एक तो वो अभय बनेगा, वो निडर बनेगा, और दूसरा उसके आत्मिक क्षमताओं का विकास होगा। जो काम गांधी जी कहते हैं मध्यकालीन संत कवियों ने किया है। देखो, कबीर की अगर बात करें, कबीर निडरता से कहते हैं। अगर कबीर वाली बात आज के दौर में कही जाए तो
तो कबीर को आज तो सबसे बड़ा देशद्रोही, धर्म को न मानने वाला अधर्मी, न जाने कितनी उपमाओं से नवाजा जाएगा, पुकारा जाएगा। लेकिन उस काल में शासन के खिलाफ बोलने की बात, डंके की चोट पर बोलने की बात, ये डंके की चोट पर बोलने की बात, ये साहस आता कहाँ से है, ये अभय आता कहाँ से है? ये साहस सत्य से आता है। यही बात गांधी जी ने अपने वाणी के माध्यम से कही है, अपने जीवन में जी कर दिखाया है। फिर एक दुबला पतला इंसान, जिसे हम कहते हैं कि अंग्रेजी सत्ता के खिलाफ, हुकूमत के खिलाफ निडरता से, अहिंसा के माध्यम से खड़ा रहता है। उसके पीछे का सबसे बड़ा प्रबल संबल क्या है, उनकी ताकत क्या है? सत्य। और वही बात यहाँ पर वो समझाना चाहते हैं कि जहाँ पर सत्य का प्रतिपादन होगा, अभय आएगा और आत्मिक क्षमताओं का विकास होगा, आत्मिक क्षमताओं का एहसास होगा। एहसास होना बहुत जरूरी है, क्योंकि एहसास अमल की चिंगारी। जब तक एहसास नहीं होगा तब तक कार्य नहीं होगा, उस पर अमल नहीं होगा। अमल होने के लिए एहसास का होना बहुत जरूरी है, और सत्य वो एहसास को पैदा कराता है, वो आत्मिक क्षमताओं का विकास कराता है। जो निडर होता है वो फिर वो काम कर देता। तो इसके लिए सबसे पहले सत्य का आग्रही होना बहुत जरूरी है। इसी से तुलसी, कबीर, नरसिंह मेहता उन्हें प्रिय थे। कबीर भी प्रिय थे, तुलसी भी प्रिय थे, इसी कारण थे क्योंकि वो सच्चाई के साथ उन्होंने सांस्कारिक और मानसिक वातावरण को तैयार किया था सत्य के माध्यम से। इसीलिए तो कबीर कहते हैं ना कि कबीरा खड़ा बाजार में सबकी चाहे खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। कबीरा खड़ा बाजार में, हाँ, लिए लू काटी हाथ, जो अपना घर फूंके चलो, हाँ चले हमारे साथ। मतलब सच की इस लड़ाई में अगर अपना घर भी फूंकना पड़ेगा ना, तो उसके लिए तत्पर रहना पड़ता है। और अपना घर फूंकने का, अपने आप को तकलीफ में डालने वाला इंसान ही अभय होता है, जिसके अंदर कोई भय नहीं होता, जिसके अंदर कोई डर नहीं होता। हम और आप लोग साधारण घटनाओं से डरते हैं, हर घटना से हम आतंकित हैं। इसीलिए कोई सच्चा काम भी हम नहीं कर पाते, अच्छा काम भी हम नहीं कर पाते, क्योंकि हमारे अंदर डर मौजूद है। अभी अगर जरा समझ लो, हमारे यहाँ पर कानून है, अगर कोई एक्सीडेंट होता है, कोई तड़प रहा है और हमारी कोशिश है कि हम उसकी मदद करें, लेकिन कहीं ना कहीं रुक जाते, अरे कोई यह कहता अरे कशाला पाहिजे थे, कोण पडणार या झंझट, इस झंझट में क्यों फंसे, तो पुलिस में जाना पड़ेगा, वहां पर सवालों के जवाब देना पड़ेगा। फिर एक डर हमारे ऊपर तारी हो जाता है, हावी हो जाता है, और फिर वो अच्छा काम करते करते हम रह जाते। हर चीज में हम डरे हुए हैं, हम बड़े डरपोक किस्म के प्राणी हैं। मनुष्य जगत में अगर जैसे संसार में अगर सबसे बड़ा डरपोक प्राणी कौन है, तो वो मनुष्य है। और ये मनुष्य के अंदर का डर कब निकलेगा? जब वो सच्चा होगा, क्योंकि ये सच्चाई उसे आत्मिक और मानसिक संबल प्रदान करेगी। यही बात गांधी जी समझाना चाहते हैं, और वो कहते हैं कि साहित्यकार को भी इसी प्रकार से कार्य करना चाहिए। कहा गया है, इंद्रियाणा नतो नमः नमो नतस्तु मारुता। इंद्रिया मन के वश में है और मन मारुत हवा के वश में है। पुराने संदर्भ में मारुत माने प्राणवायु, परंतु आधुनिक संदर्भ में मारुत माने वातावरण, क्योंकि हमारा मन परिस्थिति देकर बदलते रहता है। इंद्रियां हमारे मन के वश में है और मन वातावरण के वश में है, और जैसा वातावरण है वैसा मन है। यदि साहित्यकार अनूर्त और अर्ध सत्य पर आश्रित होकर
देश का मानसिक वातावरण तैयार करेगा तो इसका प्रभाव हमारे मन यानी चिंतन और इंद्रिय अतः कर्म पर पड़ेगा। इस बात को समझने के लिए हम आज की वास्तविकता को देख लेंगे। हमारा एक माइंडसेट तैयार किया जाता है और इसका काम मीडिया करता है, आजकल व्हाट्सएप करते हैं, अर्ध सत्य। और हम ऐसे हैं जो बिना देखे, बिना जाने, बिना जांच पड़ताल किए उस बातों में लग जाते हैं। तो एक प्रकार का मानसिक वातावरण जो है तैयार होता है और उसके प्रभाव में हम वो कर जाते हैं जो हमें नहीं करना चाहिए, जो सही नहीं है, और उसे हम सही मान लेते हैं क्योंकि एक अर्ध सत्य का एक बाजार, खुला व्यापार हमारे सामने चला हुआ है। फिर देखो कि व्हाट्सएप के संदेश के माध्यम से जो अपनी राय बनाते हैं और जो वास्तविकता से परे हैं, वो सत्य के अनुगामी कैसे बनेंगे? सत्य के अनुगामी बनने के लिए वो अर्ध सत्य की जरूरत नहीं है, सत्य के तह तक जाना पड़ेगा। उस बात के तह तक जाएंगे तब सत्य उद्घाटित होगा, वरना फिर अर्ध सत्य क्या करेगा? अर्ध सत्य के परिणाम बड़े भयंकर होते हैं। इसलिए हमारे यहाँ पर एक कहावत है, नीम हाकीम खतरे जान, आपल्याकडे म्हणतो मराठीत अर्धवट ज्ञान अंगाशी येई। तो ये अर्ध सत्य हमेशा परेशान करते रहता है। इसीलिए गांधी जी कहते हैं, यदि साहित्यकार अनूर्ध और अर्ध सत्य पर आश्रित होकर देश का मानसिक वातावरण तैयार करेगा तो इसका प्रभाव हमारे मन यानी चिंतन और इंद्रिय अर्थात कर्म पर पड़ेगा। और आज के वातावरण में अगर हम कहेंगे साहित्यकार हो या मीडिया कर्मी हो, ये अर्ध सत्य का नंगा नाच ही हमारे सामने कर रहे हैं। ये माया जाल, भ्रम जाल फैला रहे हैं और इस भ्रम जाल का प्रभाव हम पर पड़ रहा है। इसीलिए हमारा कर्म जो है वो सही राह पर है, ऐसा हम दावे के साथ नहीं कह सकते। गांधी जी शायद इसीलिए गांधी जी दूरदृष्टा थे। यहाँ पर साहित्यकार को लेकर बात कही गई है, ये हर मनुष्य के लिए है, सिर्फ साहित्यकार के लिए नहीं। साधारण कार्यकर्ता के लिए अगर जब गांधी जी सत्य के सत्याग्रही बनने की शर्त रखते हैं तो हर इंसान के लिए, हर क्षेत्र में काम करने वाले के लिए ये अनिवार्य शर्त बन जाती है। अगर हम गांधी का नाम लेने वाले हैं तो हमें ये गुण आना चाहिए, क्योंकि अर्ध सत्य हमेशा विनाशी करेगा। लाख कानून बने, प्रस्ताव हो, धोती खोलकर समाजवाद की चर्चा हो, उपलब्धि जो होगी वह ठीक उल्टी या विलोम होगी। राजनीतिज्ञ तो अर्ध सत्य बोलेगा ही, राजनीतिज्ञ तो अर्ध सत्य बोलेगा ही। अर्ध सत्य और अनूर्ध तो उसकी रोटी दाल है। परंतु साहित्यकार किस लाभ के लिए, किस श्रेय प्रिय के लिए यह सब करने जाएगा और उत्तरकालीन पुरुषों की लुटियों को भी डुबाएगा। क्योंकि ये जो लोग होते हैं ना, ये सिर्फ अपने आप को नहीं लुटाते, ये आने वाले कौम को, आने वाली पीढ़ी को लुटाते हैं। राजनेताओं का तो काम ही है, क्योंकि वो तो उनकी दाल रोटी है अर्ध सत्य बोलना। कोई भी राजनीतिक पूरा सत्य नहीं बोलता। जहां पर राजनीति आती है वहां पर अर्ध सत्यता ही आती है, अर्ध सत्य ही होता है, आधा सत्य। फिर कोई भी राजनेता हो, किसी भी, कितना भी बड़ा राजनेता हो, किसी भी विचारधारा से हो, जब राजनीति आती है वहां पर अर्ध सत्य आता ही है। लेकिन लेखक को इसकी क्या आवश्यकता है? किस लाभ के लिए वो ऐसा करता है? क्योंकि इससे तो वो आने वाली पीढ़ी की लुटिया भी क्या करेगा? डुबाएगा। राजनीतिक द्वारा प्रदत्त एक पत्तल भात के लिए यह सोचने और चिंता करने की बात है कि तुम ऋषि हो या पावनी पजहर, नाई बाटी भांड हो। गांधी जी तो कहते हैं कि तुम ऋषि बनो, आगे तुम्हारी मर्जी। तो जो साहित्यकार होता है, जो साहित्य को समझने वाला होता है, साहित्य की बात को करने वाला होता है, वो सबसे पहले क्या बने? ऋषि बने। और ऋषि बनेगा तो इससे देश का, समाज का कल्याण होगा,
और देश सही दिशा की तरफ चला जाएगा, वरना देश की लुटिया डुबाने कब डूबेगी पता नहीं चलेगा। फिर वो हारे को समझना है भांड बनना है, नाई बाटी भांड बनना है या ऋषि बनना है। तो गांधी जी कहते हैं कि तुम ऋषि बनो। तो गांधी जी के मतानुसार कवि वो है, कवि वही है, कवि का अर्थ ही ऋषि होना है, और ऋषि का मतलब सच है। जो सत्य का अनुगामी हो, जो सच का अनुगामी हो, वही ऋषि है और वही कवि है। इसीलिए सच बोलना ही कविता है।